नमस्ते बच्चों। यूनिट्स एंड डायमेंशंस के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। आज हम पहले जितना हम लोगों ने सीखा है उसके आगे के न्यूमेरिकल्स करते हैं और न्यूमेरिकल्स से चेक करते हैं कि हम सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने में यहाँ पर दिक्कत होती है तो आप एक बार पीछे जाइएगा और लेक्चर्स को एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ कि यहाँ जो मैं कवर कर रहा हूँ बोर्ड न्यूमेरिकल्स के साथ साथ नीट और जेई के न्यूमेरिकल्स को भी कवर कर रहा हूँ। साथ में इस तरह चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली कि आपको किसी प्रकार की नीट या जेई प्रिपरेशन के लिए जब आप रेडी हों तो आप बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल पाएं, थोड़ा सा ही फर्क सिर्फ करना पड़े। इसीलिए 4-4 लेक्चर 5-5 लेक्चर एक छोटे से सेगमेंट के लिए बनाया जा रहा है कि चीज़ों को फैला करके बताया जाए और बच्चों को इजी टू लर्न वाली पोजीशन में लाया जाए, तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी अगर आप सिंसियरली पढ़ेंगे। तो मैं रिवीजन से स्टार्ट करता हूं और रिवीजन में सबसे बढ़िया तरीका है मेरे हिसाब से कि हम न्यूमेरिकल्स ले लें। जेई मेंस 2011, जेई मेंस 2011 का एक क्वेश्चन लेता हूं। आप कहेंगे जेई, तो अब जेई के क्वेश्चन मेंस के नीट में भी आते हैं, तो नीट भी कवर कर रहा हो रहा है, जेई भी कवर हो रहा है, साथ में इंटरमीडिएट आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सीजीएस सिस्टम इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि एक और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट ले लें। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट, दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट ले लिया गया जिसमें कि क्या है, इन विच यूनिट ऑफ लेंथ, भाई सीजीएस में यूनिट ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर लिया जा रहा है, लेकिन अब एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट ले रहे हैं जिसमें यूनिट ऑफ लेंथ जो सबसे छोटी लंबाई नापी जाएगी इज 10 सेंटीमीटर। नए सिस्टम ऑफ यूनिट में जैसे नॉर्मली 1 सेंटीमीटर को माना जाता है सीजीएस में, अब नया सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें लेंथ सबसे छोटा क्या नापा जाएगा, 10 सेंटीमीटर, एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। सीजीएस में मास के लिए सबसे छोटी यूनिट होती 1 ग्राम। मैं कह रहा हूं इस नए सिस्टम में यूनिट ऑफ मास 100 ग्राम है, सबसे छोटा मास जो लिया जाएगा 100 ग्राम। द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन दिस सिस्टम, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन दिस सिस्टम, तो इस नए सिस्टम में डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो बेटा मैंने सिस्टम कन्वर्ट करने के लिए आपको फार्मूला बताया था, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। ये हम सीजीएस चलो ले लेते हैं और ये न्यू सिस्टम ले लेते हैं, न्यू सिस्टम। अब इसमें n1 कितना है, सीजीएस में 4, और u1 कितना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। n2 नए सिस्टम में कितना होगा पूछ रहा है। u2 कितना है, u2 में ग्राम पर सेंटीमीटर के बजाय आपकी बार में मास के लिए m डैश हम कह दें, ग्राम मास ही तो है, और लेंथ के लिए l डैश क्यूब कह दें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ m डैश कितना लिया गया है बेटा, m डैश कितना लिया गया है, लेंथ सबसे छोटा लेंथ कितना लिया गया है बेटा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। l डैश कितना लिया गया है, 10 सेंटीमीटर।
और मास मिनिमम कितना लिया गया है, 100 ग्राम। तो रख दो इसको। तो ये हो गया 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू n2। m डैश के जगह पर 100 ग्राम रख दिया मैंने, और l डैश के जगह पर मैंने 10 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया। l डैश क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो बेटा, ग्राम ग्राम से कट गया, सेंटीमीटर क्यूब से कट गया। तो ये फिर आपका कितना आया, 4 इज इक्वल टू n2 इंटू 100 अपान 10 टू द पावर क्यूब कितना हो गया, 1000। अब ये दो में कट गए, तो n2 कितना हो गया, 4 इंटू 10 यानी 40। यानी इस न्यू सिस्टम में जो वैल्यू ऑफ डेंसिटी होगी वो होगी 40। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। ये एक स्टेटमेंट पूछा गया है नीट में। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बोर्ड में मेरे कैसे काम आएगा। अजय, अगर आप कक्षा 8 पास होने की क्षमता रखते हैं तो आप सर्तिया कक्षा 2 पास कर सकते हैं, क्लास सेकंड पास कर सकते हैं। क्यों ना अपने आप को लेवल का तैयार किया जाए कि बोर्ड में सुपर मार्क्स आए और हम नीट और जेई के लिए रेडी रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, नीट में पूछा गया है। क्वेश्चन है, उसमें एक स्टेटमेंट दिया है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, और रीजन दिया है। सवाल में कहता है कि स्टेटमेंट सही है कि रीजन सही है कि दोनों सही है, ऐसा पूछता है ABCD करके। अभी मैं बनाए दे रहा हूँ। स्टेटमेंट में लिखा है वर्क इज इक्वल टू टार्क। वर्क इज इक्वल टू टार्क, बल बराबर बल, कार्य बराबर बल आघूर्ण। टार्क इज डायमेंशनली correct, is dimensionally correct, but not physically, but not physically। और रीजन में दे रहा है कि डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन इक्वेशन ensures सुनिश्चित करना, ensures its physical correctness। तो आंसर में दे रहा है ए, बोथ आर करेक्ट, बी, स्टेटमेंट इज करेक्ट, सी, रीजन इज करेक्ट, डी, नन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पहले समझें, हिंदी मीडियम के लोगों के लिए दिक्कत होगी। आप एक बार समझें, और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप आगे अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको चीज़ें इंग्लिश में ही मिलेंगी, तो इसलिए हिंदी से अपने आप को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर लें। वर्क, कार्य इक्वल टू टार्क, टार्क बलागुण, कार्य और बलागुण बराबर हैं, इज डायमेंशनली करेक्ट। ये जो लिखा है वर्क इक्वल टू टार्क, ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है F इंटू डी। एफ का कितना निकाला था हम लोगों ने, ml का पावर -1, और d लेंथ है तो इसका हो गया l, ml² t का पावर -2। टार्क का निकालें तो टार्क होता है r इंटू एफ। r क्या है, लेंथ, और एफ का कितना हो गया, ml का पावर -1, तो ये हो गया ml² t का पावर -2।
देखिए दोनों का डायमेंशन बराबर है, वही कह रहा है वर्क इक्वल टू टार्क इज डायमेंशनली करेक्ट। जी बिल्कुल डायमेंशनली करेक्ट है, दोनों के डायमेंशन सेम है, बट नॉट फिजिकली। लेकिन फिजिकली ये करेक्ट नहीं, बिल्कुल फिजिकली करेक्ट नहीं है। वर्क अलग चीज है, टार्क अलग चीज है। वर्क क्या है? वर्क आपको पता है, किसी चीज पर फोर्स लगा करके उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश को टार्क कहते हैं। और वर्क कहते हैं किसी चीज पर फोर्स लगा के, बल लगाकर विस्थापन करने की प्रक्रिया को वर्क कहते हैं। और टार्क क्या है? टार्क रोटेशनल मोशन में आता है, फोर्स के जगह पर टार्क रोल प्ले करता है, तो ये रोटेशन में काम आता है। और ये वर्क फोर्स लगा करके डिस्प्लेस करने की घटना है। तो दोनों की फिजिकल मीनिंग, व्यवहारिक अर्थ अलग अलग है, व्यवहारिक कार्य अलग अलग हैं, इसलिए नॉट फिजिकली ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं है। वर्क अलग चीज है और टार्क अलग चीज है, कार्य अलग चीज है, बलागुण अलग चीज है। तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर रीजन में कह रहा है कि डायमेंशनल करेक्टनेस, अगर डायमेंशनली ये दोनों करेक्ट हैं, दोनों के डायमेंशन बराबर हैं, आप एन इक्वेशन, इस इक्वेशन के डायमेंशनली करेक्ट होना, दोनों का डायमेंशन बराबर होना एंश्योर्स, मैंने सुनिश्चित करता है, इट्स फिजिकल करेक्टनेस, कि ये फिजिकली भी करेक्ट हो। तो दोनों के डायमेंशनली तो करेक्ट हैं, पर क्या ये फिजिकली करेक्ट है? तो यही यहाँ पर उल्टा कह रहा है कि डायमेंशनली करेक्ट हो गया तो फिजिकली भी करेक्ट हो गया। ये ऐसा नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं है। तो कौन सा सही है? स्टेटमेंट सही है। यानी आप किस पर मारोगे? ये सही, ये सही है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। फिर वही स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है बेटा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी, खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय दूरी, एक तारे से दूसरे तारे की दूरी के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज किया जाता है, लाइट ईयर। एक ईयर में, एक साल में लाइट जितनी दूरी चलती है उसको लाइट ईयर कहते हैं। एंड पारसेक, पारसेक भी बहुत लंबी दूरी को, बहुत लंबी लेंथ को मेजर करने का यूनिट होता है। पारसेक मेजर्स डिस्टेंस, मेजर्स नापते हैं डिस्टेंस। तो बात तो क्लियर हो गई। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय दूरी, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, एक साल में प्रकाश जितना दूर चलता है तो ये भी दूरी हो गई। पारसेक भी डिस्टेंस हो गया। मेजर्स डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेजर करते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। रीजन में देखें, रीजन में है each has dimension of distance, each has dimension of distance। इनमें से जितने भी हैं सबका जो डायमेंशन है वो डिस्टेंस था, तो बिल्कुल डिस्टेंस ये भी नापता है, खगोलीय दूरी नापता है, तारों से तारों की दूरी, लाइट ईयर भी नापता है। एक ईयर में जितना लाइट चलता है उसको लाइट ईयर कहते हैं। पारसेक भी लंबी दूरियों के लिए होता है। तो ये सब डिस्टेंस मेजर करते हैं और ईच है डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। तो बहुत करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीट 2019 का एक क्वेश्चन लेते हैं। आपके दिमाग में फिर आ रहा होगा कि टीचर नीट के ही क्वेश्चन और जेई के क्वेश्चन ही क्यों ले रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, ये बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। और अगर आप मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, डिवीजन जानते हैं, आप एलसीएम एचसीएफ जानते हैं, तो एडिशन आप कर ही लेंगे। मैं कह रहा हूं, पूछा गया है डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मा चालकता, उष्मा चालकता की बीमा, डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी।
चलिए, आप लोग अभी डायमेंशन, अभी हीट नहीं पढ़े हैं, ऊष्मा नहीं पढ़े हैं, तो अभी आपको मैं सीधे फार्मूला दूंगा। आप परेशान होंगे कि साहब भी इतने फार्मूले, सैकड़ों, 200-300 फार्मूले मैं कैसे याद करूंगा। मत याद कीजिए, आप सिर्फ मेथड सीखिए। आगे इन चीज़ों को तो आपको पढ़ना ही है, और आप जब पढ़ेंगे तो आपको फार्मूला लर्न रहेगा और फिर इजीली आप डायमेंशन कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको मेथड सीखना है। अभी आगे और चीज़ें आएंगी जिसमें आपको एक ट्रिक मिल जाएगा कि कैसे निकाला जाए। तो रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो, ऊष्मा प्रवाह की दर, यानी पर सेकंड कितनी हीट फ्लो होती है, इसका फार्मूला आगे आप पढ़ेंगे कि ए डेल्टा थीटा अपान डेल्टा एक्स। यहाँ क्यों क्या है, हीट, टी टाइम है, के थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी, इसी का डायमेंशन आपको निकालना है। ऊष्मा चालकता का इसी का डायमेंशन आपको निकालना है। डेल्टा थीटा टेम्परेचर है और डेल्टा एक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस। तो आप कर लो ना सीधे सीधे, कुछ करना ही नहीं है। सबको, आप सबकी डायमेंशन आपको पता है। हीट क्या है, हीट क्या है, हीट क्या है, हीट क्यों क्या है, एनर्जी है बेटा, एनर्जी। और एनर्जी का डायमेंशन तुम लोगों को याद हो गया होगा, ml² T⁻²। तो आप रखो ना, यहाँ पर मैंने रख दिया Q के जगह पर ml² T⁻²। ये टाइम है, इसका डायमेंशन कैपिटल T। K का मुझे निकालना है, A एरिया है, A एरिया है, एरिया का कितना हो जाएगा, लेंथ स्क्वायर। डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा का कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा का थीटा टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशनल मेथड में थीटा या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा एक्स लेंथ है, इसका हो जाएगा एल। अब आप देखिए बेटा, ये एल का एक पावर कट गया। अब के कितना हो गया, इधर कितना बचा, एम L² और T का पावर -2, एक माइनस ऊपर और जाएगा, T का पावर -3 इज इक्वल टू के एल थीटा। के कितना हो गया, ml² T का पावर -3 अपान एल थीटा, यानी एल का एक पावर कट गया, ml T का पावर -3 और थीटा ऊपर जाएगा, थीटा का पावर माइनस। तो इस तरीके से बहुत इजीली आपका निकल आएगा। अब अगर आपसे पूछ ले कि इसकी यूनिट बताओ, इसकी यूनिट बताओ, ऐसा भी पूछा गया है कि थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट बताओ, तो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट की अगर बात करें बेटा, तो यूनिट मुझे बतानी है थर्मल कंडक्टिविटी। तो आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है Q/T इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपान डेल्टा एक्स। Q/T एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर कहते हैं, एनर्जी अपान पर यूनिट टाइम को पावर कहते हैं, और पावर की यूनिट हो जाएगी वाट, यानी इधर तो हो गया बेटा वाट, इज इक्वल टू के, ए का यूनिट कितना हो गया, मीटर स्क्वायर, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा एक्स। तो इसका हो गया केल्विन, डेल्टा थीटा का केल्विन और डेल्टा एक्स का मीटर, मीटर का एक पावर कट गया। तो के का यूनिट कितना हो गया बताओ भाई, के का यूनिट कितना हो गया, वाट। जी बोलिए, ये इस पार आएगा तो वाट पर मीटर केल्विन, वाट पर मीटर केल्विन। चलिए, 2004 में पूछा गया है, 2004 में पूछा गया है, मैं थोड़ा तेजी से लिख रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले करके अपने नोट्स बना लिया कर। यूनिट ऑफ परमिटिविटी, यूनिट ऑफ परमिटिविटी कोर्स में तो पूछा ही जाता है। परमिटिविटी विद्युतशीलता बोलते हैं, नीट में 2004 में पूछा गया है, बोर्ड में तो रेगुलर पूछा जाता है। तो भाई आपको पता है कि, अगर नहीं पता है
तो जान लो। आगे आप 12th में जाओगे तो ये फार्मूला आपके सामने आएगा ही आएगा। वैसे दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लगने वाला कूलम फोर्स, मुझे शायद याद है तो आपका हाई स्कूल में था, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R²। इसमें एप्सिलॉन 0 को परमिटिविटी विद्युतशीलता बोलते, परमिटिविटी या विद्युतशीलता बोलते। इसी का आपको यूनिट निकालना है बेटा, इसी का यूनिट निकालना है। तो क्या इसकी यूनिट आप निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। 4 पाई तो नंबर है, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं। जरा इसको हम अरेंज कर ले। एप्सिलॉन 0 को ऊपर लेकर चले जा रहे हैं। एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू Q1 Q2/F_r²। Q1 क्या है? कूलम। Q2 क्या है? कूलम। तो कितना हो गया? कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर। F का न्यूटन, R² का मीटर, यही हो गया, यूनिट यही हो गया। चलिए आगे मैं बात करता हूं। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध की डायमेंशन। अब देखो यहीं पर ट्रिक आपका काम करेगा। और ये पूछा गया है, बोर्ड्स में तो पूछा ही जाता है, नीट में 2007 में पूछा गया है। अब आपको इंटर हाई स्कूल से पता है V इज इक्वल टू IR, जहाँ V क्या है? वोल्टेज, I क्या है? करंट, और R क्या है? रेजिस्टेंस। इससे निकल जाएगा, इस फार्मूले से बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ओल्ट का आपको तो डायमेंशन पता नहीं है, फिर R का कैसे निकाल पाओगे? ये फार्मूला मत लगाइए, ये फार्मूला मत लगाइए। मैं आपको बता रहा हूं, एक आप क्या इस्तेमाल कीजिए यहाँ, आप इस्तेमाल कीजिए जूल का नियम। जूल का नियम, जूल का नियम कहता है किसी कंडक्टर में पर सेकंड जो हीट पैदा होती है वो होती है I²RT। किसी कंडक्टर में टी टाइम में पैदा हुई हीट, करंट I फ्लो होने के कारण कंडक्टर में टी टाइम में पैदा हुई हीट H इज इक्वल टू I²RT। अब हीट क्या है? एनर्जी है मेरे लाल। एनर्जी का डायमेंशन तुमको पता है, mL²T⁻²। ठीक है, लेक्चर में आप पढ़े हो, बहुत इजीली निकाले हो। और अगर आपने रिवाइज किया होगा, ध्यान से देखा होगा, तो आपको लर्न हो गया था। मैंने भी कहा था कि कुछ बेसिक चीज़ों के डायमेंशन आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर में अच्छा कर पाते हो, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो R कितना हो जाएगा इससे? H/I²T। H क्या है? मैंने बताया एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL²T⁻²। I के लिए जो डायमेंशनल मेथड में सिंबल यूज किया जाता है A, तो I² है तो A² हो गया, और T टाइम है, इसके लिए कैपिटल। कितना हो गया जी? mL²T⁻², T एक ऊपर जाएगा, T⁻³ A⁻²। इजिली निकला है, इससे आप निकालते दिक्कत हो जाती। तो ये चीज, ये आपको दिमाग में बैठाना है कि कहाँ से, किस फार्मूले का यूज करके हम डायमेंशनल फार्मूला निकालें, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। चलिए अगली बात हम कर रहे हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ, 1989 में पूछा गया था। बोर्ड्स में तो रेगुलर पूछा जाता है, नीट में 1989 में पूछा गया था। आपके जहन में एक बात आती होगी कि साहब इतने पुराने पुराने ईयर के आप प्रॉब्लम्स ले रहे हैं नीट के, तो आज किस काम के? जी, जब आप ABCD जानोगे तभी मिलावट के वर्ड्स लिख पाओगे। तो बेसिक की तो जरूरत ही है, वही तो दिक्कत होती है। बच्चा बेसिक तैयार नहीं किया होता है, और फिर वो सीधे नीट के प्रॉब्लम्स आज समय जो पूछे जा रहे हैं उसको लगाने लगता है, फिर वो कुछ समझ ही नहीं पाता है क्या करना। जबकि मोर देन 85% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो किसी कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे।
तो बेस तो पढ़ना ही है। अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो नंबर्स, गिनतियां पढ़नी होंगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आगे के मैथमेटिक्स आप लगा पाओगे। इसलिए हम बिल्कुल हर चीजों को लेकर के आपके साथ चल रहे हैं। 1989 में पूछा गया, 1989 में डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन सीधे कह देते हैं, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, अब सेल्फ इंडक्शन आप 12th में पढ़ोगे बेटा। आप फिर आपके दिमाग में आ गया साहब कैसे इतने सारे फार्मूले हम याद करें। सारा नहीं है, कुछ फार्मूले याद ही करने पड़ेंगे। कुछ में तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे हीट का आपको नहीं, हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन पता है, आपका काम हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी हम आपके लिए कुछ करते हैं। तो अगर किसी को याद हो, अगर इंटर कोई कर चुका है और वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है और इस वीडियो को देख रहा है, तो किसी कॉयल का, कोई कॉयल है, कॉयल का सेल्फ इंडक्शन जो होता है, एल की वैल्यू होती म्यू जीरो स्मॉल एन स्क्वायर ए जेड। अब इसके लिए बेटा आपको म्यू जीरो का डायमेंशन चाहिए, तो अब ये टफ चीज, इसलिए ये तरीका मत चुनो। आप चुनो क्या कि किसी कॉइल की एनर्जी जो होती है हाफ एल आई स्क्वायर। अब यहाँ पर आप एनर्जी को भी जान रहे हो, करंट के लिए कैपिटल ए यूज होता है, आपका इजीली निकल, आपका बहुत इजीली निकल जाएगा। तो आप देखो, इससे यल का मैं डायमेंशन निकालता हूँ, तो इससे, ये तो नंबर है, इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो यल इज इक्वल टू ई अपान आई स्क्वायर। ई एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, आई के लिए सिंबल होता है कैपिटल ए, तो आई स्क्वायर कैपिटल ए स्क्वायर हो गया एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 ए का पावर -2। वेरी इजी, वेरी सिंपल। 1991 में पूछा गया परमिएबिलिटी, पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता, परमिएबिलिटी। फिर आपके जहन में सवाल आएगा कि साहब मैंने तो चुंबकत्व तो पढ़ा नहीं, अभी 12th में पढ़ेंगे, और आपको डायमेंशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, चुंबकीय पारगम्यता। यहाँ पर ये टाइम की वेस्टेज होगी कि अगर मैं आपको परमिएबिलिटी समझाऊं, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा बहुत मोटे तौर पर समझाऊंगा, कोई भी टीचर समझाएगा बहुत मोटे तौर पर समझाएगा, और फिर वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए हमेशा ट्रिकी रहो, पढ़ने ट्रिकी रहो, स्पोर्टिव रहो। तो आपको पता है कि दो इनफाइनाइट लेंथ के, हाई स्कूल में था शायद, दो इनफाइनाइट लेंथ के पैरेलल वायर, इनफाइनाइट लेंथ अनंत लंबाई के पैरेलल, पैरेलल को ऐसे लिख देते हैं, वायर के बीच मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है, उसके फार्मूला याद है तो अच्छा है, नहीं तो दिमाग में बैठाएं। म्यू जीरो अपान 2 पाई I1 I2 अपान R इंटू डी। बेटा देखो, डी क्या है, लेंथ, आर क्या है, लेंथ, लेंथ अपान लेंथ, इनके डायमेंशन कट गए। 2 पाई क्या है, नंबर, इसका कोई डायमेंशन, तो म्यू जीरो कितना हो गया, एफ अपान I1 I2। ये दोनों कट गए, लेंथ अपान लेंथ, लेंथ का डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन से कट गया। 2 पाई नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। एफ का कितना होता है, एम एल टी का पावर -2 अपान I1 ए I2 ए स्क्वायर, यानी आपका हो गया एम एल टी का पावर -2 ए का पावर -2। हो गया आपका डायमेंशन, बहुत इजीली हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। One minute, let me select some questions. प्लांक्स कांस्टेंट का हम डायमेंशनल फार्मूला
करते हैं। बोर्ड्स में बार बार पूछा गया है, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसके लिए सिंबल यूज करते हैं स्मॉल एच। बेटा एक फार्मूला सबको लर्न होना चाहिए कि जो एनर्जी होती है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में होती है, जिसको क्वांटा या फोटान कहते हैं। क्वांटा या फोटान कहते हैं, क्वांटा या फोटान। और एक फोटान की एनर्जी होती है एच न्यू, जहाँ एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, 1/आवर्तकाल, यानी 1 टाइम का कितना हो गया, कैपिटल टी, यानी टी का पावर -1। तो एच का एच हो गया E/न्यू। ई का डायमेंशन एनर्जी का ml² टी का पावर -2, और न्यू का डायमेंशन टी का पावर -1। तो एच का डायमेंशन टी का पावर -1 ऊपर जाएगा तो टी का पावर +1 हो जाएगा, तो टी का पावर +1 और -2 यानी -1, ml² टी का पावर माइनस। तो इजी। अब मैं अगले डायमेंशनल फार्मूला पर आता हूं, और वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कुछ लोग केवल स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, लेकिन सही वर्ड है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी, इसको स्मॉल एस से या सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो आपको शायद 9th में पढ़ा था, Q = ms डेल्टा टी। ट्रांसफर्ड हीट, स्थानांतरित ऊष्मा, इक्वल टू होती है ms डेल्टा टी, जहाँ s क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो s कितना हो गया, Q/m डेल्टा टी। Q क्या है, हीट है, हीट क्या है, एनर्जी है, एनर्जी है। तो Q का एनर्जी का डायमेंशन ml² टी का पावर -2, ये मास है इसका कैपिटल M, डेल्टा टी का थीटा, या के भी आप यूज कर सकते हो। m m कट गया तो हो गया L² टी का पावर -2, थीटा ऊपर गया, थीटा का पावर माइनस। वेरी इजी। पूछा जाता है लेटेंट हीट का डायमेंशनल फार्मूला, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट मतलब छुपा हुआ, गुप्त ऊष्मा, इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा ये वो हीट होती है जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस समय, या लिक्विड पेपर में कन्वर्ट होता है उस समय अपीयर होती है, प्रकट होती है, वैसे छुपी रहती है, इसलिए इसको छुपी हुई हीट या लेटेंट हीट कहते हैं। डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो पहला चैप्टर है जिसमें हम खाली डायमेंशनल फार्मूला को देख रहे हैं। आप विश्वास करें कि डाणी डाणी पाती पाती कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। अगर आप ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े, तो आप फिजिक्स में, फिजिक्स आपके लिए कोई हुआ नहीं रह जाएगा, बकबैर नहीं रह जाएगा, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, बशर्ते आप रेगुलरली वीडियोस को देखें, पूरा पढ़ें, बिना स्किप किए वीडियो देखें, और नोट्स भी बनाएं। तो लेटेंट हीट, तो इसका फार्मूला आपको नहीं याद होगा, या याद हो, हाई स्कूल में रहा हो, मुझे हाई स्कूल का सिलेबस नहीं पता है। Q = ml, L कितना हो गया, Q/m। Q क्या है, हीट है, हीट क्या है, एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ml² टी का पावर -2, नीचे मास है, मास का हो गया m, कट गया L² टी का पावर माइनस। गैस कांस्टेंट का हम निकालते हैं, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक। गैस इक्वेशन आप पढ़ते हो, PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। n मोल के लिए आप पढ़ते हो PV =
एनआरटी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक, कैपिटल आर। आइडियल गैस का इक्वेशन आप जानते हो, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। पी क्या है? प्रेशर। पी क्या है? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है? एम एल टी का पावर माइनस टू। सबको याद हो गया होगा। एरिया का लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एल स्क्वायर पर जाएगा एम एल का पावर माइनस वन टी का पावर माइनस। तो इससे मैं आर का निकालूं तो आर इज इक्वल टू पी बी अपान एन। टी का आपने निकाल लिया, एम एल का पावर माइनस वन टी का पावर माइनस। बी क्या है? वॉल्यूम है। बी क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का कितना होता है? लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई एल क्यू। एल क्यू अपान एन का क्या होगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। और टी का थीटा या के अभी आप लिख सकते। कितना हो गया? एम एल का पावर माइनस वन टी का पावर माइनस टू, नहीं एल का पावर थ्री, एल का पावर माइनस वन, एल का पावर प्लस टू, टी का पावर माइनस टू, थीटा का पावर माइनस वन, मोल का पावर माइनस, मोल का पावर माइनस। अब ये मुश्किल वाली चीजें हैं, इस डायमेंशनल सेगमेंट की मुश्किल वाली चीजें। अब मैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी पे आता हूं। परमिटिविटी विद्युतशीलता, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, विद्युतशीलता। कूलम का नियम सबको याद होना चाहिए। दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स एफ इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो। पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपान दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बेटा इससे एप्सिलॉन जीरो कितना हो जाएगा? फोर पाई का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, नंबर है, इसलिए फोर पाई को हटा देते हैं। कितना हो गया? क्यू वन क्यू टू अपान क्यू वन क्यू टू अपान एफ आर स्क्वायर। यस, आर स्क्वायर। क्यू का क्या हुआ? कूलम। क्यू टू का क्या हुआ? कूलम। नहीं, क्यू बराबर आई टी होता है, सॉरी, क्यू बराबर आई टी। आई का कितना? ए और टी का ए टी, यानी ये हो गया ए टी। ए टी एफ का दुनिया को पता है एम एल टी का पावर माइनस टू। आर लेंथ है, रेडियस है, डिस्टेंस है, तो इसका हो गया एल स्क्वायर। तो कितना हो गया भाई? ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपान एम, ये कितना हो गया? एल क्यूब टी का पावर माइनस टू। एम ऊपर जाएगा, एम टू द पावर माइनस वन। एल ऊपर जाएगा, एल टू द पावर माइनस थ्री। ए स्क्वायर टी का पावर माइनस टू ऊपर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, टी का पावर फोर। ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला। देखो कितना बड़ा सा है। अगर कोई बकलोल ये सोचे हम सब लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, याद कैसे कर पाओगे यार? याद कैसे कर पाओगे? नहीं हो सकता। आपको फार्मूलेज पर आना पड़ेगा और फार्मूलेज की समझ बनानी पड़ेगी और फार्मूले से आपको कर लेना हो, अन्यथा लर्न नहीं कर पाओगे। लर्न करोगे तो लर्न करने के साथ भूलता है चीज। चलिए, हाँ यूनिट भी पूछा गया था, तो चलो यूनिट भी देख लेते हैं। यहीं पर देख लो, ये आपका लिखा है एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपान एफ आर स्क्वायर। इसकी यूनिट चार्ज की कूलम, इस चार्ज की कूलम, एफ की न्यूटन और आर स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, यानी हो गया कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट हो गया, यूनिट भी हो गया और डायमेंशन भी हो गया। अब हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी,
सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप पढ़ोगे कि रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला होता है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम अपान एप्सिलॉन जीरो। तो जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका भी डायमेंशन होगा, तो डायमेंशन डायमेंशन कट जाएगा, यानी डायमेंशन लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, नो डायमेंशन। परमिटिविटी का डायमेंशन m का पावर -1, l का पावर -3, a का पावर 2, t का पावर 4, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी का नो डायमेंशन, चूंकि ऊपर का जितना डायमेंशन ये भी परमिटिविटी है, ये भी परमिटिविटी है, इन दोनों के डायमेंशन कट जाएंगे, डायमेंशन लेस हो जाएगा। इसी तरह ऊपर का जितना यूनिट होगा उतने नीचे का यूनिट होगा, इसलिए यूनिट लेस भी, कोई यूनिट नहीं होगी। ओके, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, मुझे बहुत आकर्षित कर रहा है, क्योंकि 2010 नीट, 2012 नीट, 1994 नीट, 1990 नीट, और इसके बाद में भी इसी को मिला करके एक क्वेश्चन बाद में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम ले लें। मस्त रहो, स्पोर्टिव रहो, मेहनत तो करना है, बिना मेहनत किए आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया है। आप गलत फहमी मत पालिएगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, और मेहनत को एंजॉय करो। सर मेहनत को कैसे एंजॉय करें, फर्जी में रील देखना, घूमना फिरना, उसमें जो मजा है पढ़ने में कहाँ है। फिर उन लोगों की 5 साल बाद 6 साल बाद कंडीशन आप देखोगे, या ऐसे लोग जो इस तरह लाइफ जिए हैं उनकी आज आपके जो एल्डर्स हैं उनकी लाइफ को देख लो, बहुत भयावह लगेगा आपको। आप अभी किशोर हो, टीनेजर हो, आपके ढेर सारे सपने हैं, वो सपने पूरे हों इसके लिए ज़रूरी है आप मेहनत को अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट बना लो, सिंसियरिटी को अपनी ज़िंदगी पार्ट बना लो, ऑलवेज मोटिवेटेड रहो, सपने देखो और सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो। जिंदगी बदल जाएगी, लिख कर दे सकता हूँ, लापरवाही होगी धोखा दे देगी। चलिए मैं कह रहा हूँ कि 2010 में भी पूछा गया, 2012 में भी पूछा गया, 1994 में भी पूछा गया, 1990 में भी पूछा गया नीट में, और बाद में भी पूछा गया है मिला करके इसको कुछ, बाद में भी पूछा गया है मिला करके इसको क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि प्रेशर स्ट्रेस प्रतिबल दाब, ये उन लोगों के लिए हिंदी लिख रहा हूँ जो कसम खाए हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसको नहीं छोड़ेंगे। नेता लोग ये सब फैलाते हैं ना, अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया पढ़ाते हैं, इंग्लैंड पढ़ाते हैं, लंदन पढ़ाते हैं, हमारा आपका वोट लेने के लिए ऐसा करते हैं। इंग्लिश के बिना काम नहीं चलने वाला है बेटे। आप आईआईटी में जाओगे, आप एम्स में जाओगे, वहाँ क्या हिंदी में मिलेगा? सब कुछ इंग्लिश में होगा। अभी से अपने को एडजस्ट कर लो, नहीं तो तुम अगर प्रिपरेशन करने प्राय 10+2 के बाद कम ही बच्चे ऐसे होते हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा पढ़ो तो प्रिपरेशन करने जाना ही ना पड़े, आप 10+2 करके आराम से सिलेक्शन ले लो। और ऐसे करता कम है तो उसको जाना पड़ता है, फिर हिंदी मीडियम से जब इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करता है तो ये स्टेट बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले बच्चों की बड़ी वल्नरेबल कंडीशन होती है। और आप देखते ही हो, कारों में निकलता है बच्चा, प्रेशर में आता है, पता नहीं क्या क्या कर डालता है, अपनी खत्म कर ले। प्लीज़ रास्ते पर मत जाइए। एनर्जी डेंसिटी, क्या घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। ओके, और मैं लेता हूँ यंग्स मॉडुलस।
यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। इसके अलावा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसके अलावा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लिस्ट दे दिया ढेर सारे का, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज का, भौतिक राशियों का। फिर दे दिया हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। फिर दे दिया बी स्क्वायर अपान 2 म्यू 0, बी स्क्वायर अपान 2 म्यू 0। क्वेश्चन कह रहा है कि all have different dimensions, इन सबकी विमाएँ अलग अलग हैं। सेकेंड, 3 of them have same dimensions। थर्ड, 4 of them have same dimension। और फोर्थ, all have same dimension। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा डायमेंशन, कौन सा ऑप्शन सही है? इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी दे दिया, कह रहा है बताओ। तो चलो बताते हैं, देख लेते हैं किसका क्या डायमेंशन। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपान एरिया, फोर्स अपान एरिया। फोर्स का mlt का पावर -2, एरिया का l स्क्वायर, ml का पावर -1 t का पावर। स्ट्रेस भी होता है फोर्स अपान एरिया, प्रतिबल। स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? प्रतिबल। फोर्स तो सेम डायमेंशन हो जाएगा, ml का पावर -1 t का पावर माइनस। नेक्स्ट मैं लेता हूँ एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी, जब डेंसिटी की बात हो तो वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम की बात होती है, एनर्जी पर वॉल्यूम। एनर्जी का कितना सबको याद होगा, ml स्क्वायर टी का पावर -2। वॉल्यूम का कितना, l क्यूब। कितना हो गया, ml का पावर -1 टी का पावर माइनस। फिर क्या है, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस आप एक फार्मूला पढ़ोगे, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। स्ट्रेस का कितना, स्ट्रेस का कितना, m l का पावर -1 t का पावर माइनस, और स्ट्रेन का नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। तो कितना आ गया, ml का पावर -1 t का पावर माइनस। यंग्स मॉडुलस हो चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे इनका सबका सेम होगा, ऐसे बल्क मॉडुलस का भी यही होगा। बल्क मॉडुलस का भी यही होगा। आगे देखते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन का देखते हैं। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, स्ट्रेस का ml का पावर -1 t का पावर -2, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। तो ये हो गया ml का पावर -1 t का पावर -2। चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ, ओरिजिनल लेंथ मतलब लेंथ, कट गया, कितना आ गया, ml का पावर -1 t का पावर माइनस।
अब क्या बच रहा है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी यही चीज है, यही यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एक ही चीज। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, आगे पढ़ोगे, परेशान मत हो कि साहब ये इतने बड़े बड़े फार्मूले आ रहे हैं। हाफ एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशन बोलो, एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशन बोलो, m का पावर -1 अभी निकाला है, l का पावर -3 a स्क्वायर, और क्या आया था, t का पावर 4, t का पावर 4। निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि है क्या ये एनर्जी डेंसिटी ही है। और एनर्जी डेंसिटी का कितना आया है, एनर्जी डेंसिटी का कितना आया है, ये आया। ऐसे ही हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर का भी आए एनर्जी डेंसिटी है, इसलिए m l का पावर -1 t का पावर माइनस। ये मैग्नेटिक एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी कौन सा, कौन सा, ये d स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन जीरो। अब चाहे जो भी एनर्जी डेंसिटी हो, यूनिट तो वही होगा, m l का पावर -1। आंसर क्या होगा, ऑल हैव सेम डायमेंशन। ये बहुत बार पूछा गया था, बहुत बार मतलब बहुत बार, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। बच्चों आगे अब हम इस चैप्टर को अभी 2 लेक्चर में और खत्म। आप कहोगे साहब इतने लंबे, ठीक, स्टेप बाय स्टेप ठीक से समझें, और आपका सिलेबस भी इन टाइम कंप्लीट होगा, और न्यूमेरिकल्स भी आप खूब लगा चुके होंगे। जब इस लेवल पर आप समझ लेंगे तो जो भी टेक्स्ट बुक, स्पेशली एनसीईआरटी या कोई सपोर्ट बुक है, उसके भी न्यूमेरिकल आप आसानी से लगा सकेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है, अगर ठीक से आप समझते हैं तो। आज बस इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। बाय।